नमस्कार, मैं वीना कुमारी, वरिष्ठ प्राणी सहायक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र से हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज विश्व गौरैया दिवस है। हमारे यहाँ हमारे पक्षी विज्ञानी विशेषज्ञ सह प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सर, जो कि यहाँ पक्षी विशेषज्ञ हैं, आइए हम गौरैया के बारे में इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वीना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 20 मार्च को भारत ही नहीं अपितु विश्व इस दिन को गौरैया दिवस के रूप में मनाता है। तो यह एक ऐसा दिन है जो 2010 में शुरुआत इसका किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि किस प्रकार से हम जो गौरैया पक्षी हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करें और किस प्रकार से इन पक्षियों को बचाएं। बहुत अच्छा कहा सर आपने। जैसे कि हम लोग बचपन से ही गौरैया को देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें गौरैया बहुत कम संख्या में देखने को मिल रहा है। तो ये कम होने का इसका क्या कारण है? अगर आप देखें ध्यान से तो गौरैया एक ग्रेनिवोरस यानी कि दाना खाने वाला पक्षी है और गर्मी के दिनों में मुख्य रूप से भारत में यह मार्च से लेकर के अगर देखें तो जुलाई अगस्त तक यह प्रजनन करता है और इसकी जो प्रजनन की आप कह लीजिए कि जो पीक बनती है या जिन महीनों में सबसे ज़्यादा प्रजनन होता है वो मई जून के महीने हैं। यदि आप इस पक्षी को देखें तो जैसा हमने भी बचपन में देखा है कि यह पक्षी छोटे छोटे जो घरों के अंदर छतों में जो जगह रह जाती हैं, छेद बन जाते हैं, उसके अंदर जो एक खो छोटी सी होती है उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं और मुख्य रूप से जो आसपास के जो छोटे दाने वाले पौधे हैं या खरपतवार हैं उनके दाने या जो क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर गेहूं और चावल की खेती की जाती है तो उन दिनों गेहूं की खेती होती है और गेहूं के जो दाने जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो वो आमतौर से पहले जैसा हमने देखा जो गांव के आसपास जो बगीचे होते थे, खासतौर से आम के बगीचे, उनमें गेहूं को काट करके रखा जाता था और फिर वहां पर उससे दाने निकाले जाते थे। तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ दाने वहीं पर गिर जाते थे जो कि इन पक्षियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक खाने का स्रोत थे। फिर हुआ ये कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो बदलती चली गई समय के साथ में और बाद में क्या हुआ कि जैसे थ्रेशर मशीन्स आ गई और उनसे अब जो हार्वेस्टिंग है, दाना निकाला जाता है, वो खेतों में ही निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बगीचों के या अमरइयों के आसपास में जो दाना गिरता था वो अब गिरना बंद हो गया है। और दूसरा अगर आप कारण देखें तो जो आजकल हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उसकी वजह से खेतों में कीटों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। और इसके अलावा जो हमारे खरपतवार हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे बीज आते हैं वो इन पक्षियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक खाद्य स्रोत होते रहे हैं, तो वो भी खत्म हुए हैं। अब कहीं भी आप देख लीजिए आपको खरपतवार ही नहीं मिलेंगे। तो उसी वजह से इन पक्षियों के लिए एक तरफ तो खाने की शॉर्टेज हुई और दूसरी तरफ जो लोगों ने घर बनाने का तरीका जो शुरू किया वो है ज़्यादातर लिंटर के मकान होते हैं जिसमें ऊपर उनकी छतों में कहीं भी जगह नहीं होती कि यह पक्षी अपना घोंसला बना सकें। तो इसी वजह से इनके जो नेस्टिंग की साइट्स हैं वो भी कम हुई, साथ साथ इनका जो खाना है वो भी कम हुआ। इस वजह से धीरे धीरे करके इन पक्षियों की संख्या कम होती चली गई। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी यदि आप दूर दराज के गांव में जाएं या खासतौर से जैसे हिमालय है, हिमालय के गांव जहां अभी भी पुराने तरह के घर हैं या रहन सहन का जो तरीका है वो अभी भी पुराना तरीका ही है, तो आप देखेंगे वहां आज भी यह पक्षी हजारों की संख्या में आपको दिखाई देते हैं। सर, आपने जैसा बताया इन गौरैया के बारे में, हम इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं? हाँ, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि किस प्रकार से इन पक्षियों का संरक्षण किया जाए।
इनके संरक्षण के लिए हमको देखिए, ये जो पक्षी है इसको सर्वाइवल के लिए या दूसरे भी जो भी जीव जंतु हैं, दो ही चीजें चाहिए, जिसको कहते हैं सक्सेसफुल फॉरेजिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग। यानी कि इसको अच्छी तरह से प्रजनन करने का अवसर और अच्छी प्रकार से खाना खाने का अवसर हमको प्रदान करना होगा, जिसके लिए हमको अगर देखें प्रजनन के लिए इनको जो नेस्ट साइट्स हैं उनकी कमी हो गई है, तो इसलिए हम नेस्ट बॉक्स या घोंसला बनाने के घोंसले के लिए कुछ डिब्बे हम अपने घरों के आसपास लगा सकते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यह डिब्बे बनाना महंगा भी होगा और कहाँ से बनवाएं, तो इसके लिए मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो जैसे जूते खरीदते हैं, जूते का जो डिब्बा होता है, गत्ते का मोटा गत्ते का डिब्बा होता है, उसमें एक छोटा सा छेद बना करके जो 1.5 इंच या 1.75 इंच से के अंदर ही हो, तो एक उसके अंदर ऊपर छेद बना लें और उसको सीधाई में उसको कहीं अपने घर के नीचे लिंटर में छज्जे के नीचे उसको जमीन से करीब 8-10 फीट ऊपर उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो और उस डब्बे की गहराई जो उसकी एंट्रेंस है जहाँ से पक्षी अंदर आएगा उससे कम 6 इंच या 8 इंच उसके अंदर गहराई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यह पक्षी इस प्रकार के जो डब्बे या घोंसले हैं उनको पसंद करता है और इस प्रकार से इन पक्षियों की जो घोंसले की एक समस्या है जगह की, वो उसका समाधान हो जाता है। जहाँ तक खाने की बात है, आजकल इनके लिए खाने की एक समस्या है, तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि वो खाने के लिए जैसे कंगनी एक पुराना मोटा अनाज होता था, या चावल के छोटे दाने या गेहूं के छोटे टुकड़े या ऐसे दाने गेहूं के जो साइज में छोटे होते हैं, जिन्हें हम आमतौर से प्रयोग में नहीं भी लाते और ये सोचते हैं ये खराब गेहूं है, तो इस प्रकार के गेहूं को हम इन पक्षियों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और यदि आप दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पर इनके लिए ग्रेन फीडर और सीड फीडर भी यूज किए जाते हैं, जो कि भारत में उतना आमतौर से देखें उतना प्रचलन में नहीं है, क्योंकि यह थोड़ा सा कई बार महंगा भी होता है और इसके जो डिजाइन है जिस तरीके से बने हुए हैं वो भारत में साधारणतः उपलब्ध नहीं होते हैं। हालांकि हमारी जो प्लास्टिक की बोतल है उसके नीचे एक प्लेट को फिक्स करके लगा करके यह डिजाइन बनाए भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप घर के आसपास दाना जमीन पर थोड़े से दाने डाल दें प्रतिदिन, तो यह भी इन पक्षियों को आकर्षित करने के लिए काफी है और इस प्रकार से हम इन पक्षियों को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड्स का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स की वजह से जो कीट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर कीटों के जो लार्वे हैं, क्योंकि जब ये अपने बच्चे देते हैं गौरैया, उनको दानों के अतिरिक्त एक जो ऐसी डाइट की जरूरत पड़ती है जिसमें प्रोटीन हो, और प्रोटीन के लिए ये अक्सर जो कैटरपिलर्स हैं या जिनको सुंडी कहते हैं और बिहार में इसको पिल्लू मैंने सुना है कहा जाता है, तो वो ना मरें और इनको उपलब्ध रहें। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको इस प्रकार से भरपूर भोजन मिलेगा और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो अगर आप एक तरीके से देखें तो खाने में पेस्टिसाइड्स या खतरनाक जो केमिकल्स हैं वो नहीं जाएंगे और इस प्रकार का जो गेहूं है या जो हमारी फसलें हैं वो हम इंसानों के लिए भी सुरक्षित रहेंगी। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बहुत ही अच्छा विस्तृत जानकारी दिया और बहुत ही छोटे छोटे उपाय करने की ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जिसमें जूते लाते हैं उसमें हम रख सकते हैं, उससे हमारा गौरैया वापस आ सकता है, या प्लास्टिक के बोतल को जिसे हम प्लेट की तरह बना के रख सकते हैं, उससे भी गौरैया वापस आ सकता है। तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ों से भी गौरैया को वापस ला सकते हैं और फिर से हम इस पर्यावरण को और बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। धन्यवाद। इसमें मैं एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा कि यदि किसी को
जो सीड फीडर्स हैं या खाना देने के लिए किस प्रकार से बोतल से बनाया जाए या घोंसला किस प्रकार से बनाया जाए, वो हमारे जो पटना में हमारा क्षेत्रीय केंद्र है जिसका नाम है कि गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस बारे में बिना किसी शुल्क के पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे और सारी टेक्निकल डिटेल्स, ताकि इस प्रकार के घोंसले बनाए जा सकें, यह जानकारी भी सहर्ष आपके साथ में साझा करेंगे। धन्यवाद।